जय हिंद मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज आप सभी को बात करने वाले हैं भारत की मृदा का वर्गीकरण, मतलब भारत की मिट्टियाँ। आप सभी को पता होगा भारत में हर एक क्षेत्र में हर एक प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, जिससे हर एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बनने की संभावना ज़्यादा हो जाता है। मतलब कि जितने भी हमारे भारत में जितने भी प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है, सारा क्वेश्चन एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाती है। तो चलिए देखते हैं। इससे पहले देख लेते हैं कि भारत के नक्शे में किस प्रकार से किधर की मिट्टी किधर पाई जाती है। तो सबसे पहले ऊपर की बात कर लें तो ऊपर में पर्वतीय मृदा पाई जाती है। आगे देख लेते हैं, इस तरफ देख लेते हैं राजस्थान में, तो राजस्थान मरुदलीय मृदा पाई जाती है। इस तरफ देख लेते हैं बिहार मध्य प्रदेश, तो इधर जलोढ़ मृदा पाया जाता है। आगे देख लेते हैं इधर इस प्रकार से आंध्र प्रदेश इस तरफ की, तो इस तरफ लाल मृदा पाई जाती है। इधर देख लें मुंबई इस तरफ, तो काली मृदा पाई जाती है। केरल की तरफ इस तरफ देख लें तो लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो इस प्रकार से एक झलक देख लें इंडिया के नक्शे के अनुसार। अब चलते हैं, देखते हैं, इसको बारीकता से अध्ययन करते हैं। देखिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने भारतीय मिट्टियों को 8 वर्गों में बांटा है। हर एक मिट्टी के बारे में देखते हैं। पहला मिट्टी जो कि जलोढ़ मिट्टी है, दूसरा काली मिट्टी, तीसरा लाल मिट्टी, चौथा लेटेराइट मिट्टी, या पाँचवा पर्वतीय मिट्टी, और छठा मरुस्थलीय मिट्टी, सातवां पीट एवं दलदलीय मिट्टी, एवं आठवां लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी। यही 8 प्रकार में जो हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR है ने हमारे जो मिट्टियां हैं 8 वर्गों में बांटी है, जो कि आपने इस प्रकार से 8 मिट्टियां देख ली। अब मैं 8 मिट्टी को बारे में डिटेल से देखते हैं कि हर एक पॉइंट में किस प्रकार क्वेश्चन छिपा है। सारे क्वेश्चन को निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला जो कि मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी पर बात कर लेते हैं। इस मृदा का विस्तार भारत देश के 43.36% पर भाग पर विस्तृत है। मतलब जलोढ़ मृदा भारत की जो भूमि है उस पर 43.36% भूभाग पर स्थित है। कौन सा? जलोढ़ मृदा। अगला पॉइंट देख लेते हैं। यह मृदा मुख्यतः समतल, सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र के मैदानों के साथ साथ पूर्वी तट के नदियों के डेल्टों और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। ये जो मृदा है जो कि सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के साथ साथ पूर्वी तट की नदियों के डेल्टाओं और नदियों की घाटियों में पाई जाती है। आगे देख लेते हैं इसका पॉइंट अगला। तो ये रहा जलोढ़ मिट्टी का पॉइंट। जलोढ़ मिट्टी का पॉइंट थोड़ा एक बार और देख लेते हैं, जो कि हमारे पूरे भारतीय क्षेत्र में 43.36% भूभाग पर स्थित है। आगे जो कि सतलज नदी, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदान के साथ साथ पूर्वी तट की जो नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं और नदियों की घाटियां बनाती हैं, उसमें पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। आगे देख लेते हैं। आगे बताया गया है कि लाल मिट्टी के बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा। इसका जो विस्तार है लाल मिट्टी का, जो कि 18.6% भूभाग क्षेत्र पर स्थित है। जो लाल मिट्टी का विस्तार है 18.6% भूभाग पर स्थित है। विस्तृत के दृष्टि से जलोढ़ मिट्टी के बाद दूसरी मृदा पाई जाती है। मतलब कि विस्तृत की बात करें तो सबसे ज़्यादा फैलाव जो कि जलोढ़ मिट्टी था, उसके बाद दूसरा नंबर पर कौन सी मिट्टी आती है हमारे भारतीय क्षेत्र में? तो लाल मिट्टी। लाल मिट्टी का फैलाव जो 18.6% भूभाग पर स्थित है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। ये पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट देखते हैं कि इस मृदा का विस्तार सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। इस मृदा का जो लाल मिट्टी का विस्तार है तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा है। साथ ही साथ यह कर्नाटक तथा दक्षिण महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, मिजोरम, मेघालय क्षेत्र में पाई जाती है। लेकिन बात करें कि लाल मृदा की सबसे ज़्यादा विस्तार किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है। समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है कि इस मिट्टी का जो लाल रंग होता है, जो इस मिट्टी का लाल रंग होता है वो किसके कारण होता है? तो लोहा के ऑक्साइड के मिलने के कारण होता है।
जो लाल मिट्टी का लाल रंग होता है तो लोहे का ऑक्साइड के मिलने के कारण होता है। अगला पॉइंट देख लेते हैं कि इसमें जो नाइट्रोजन, फास्फोरस व ह्यूमस की कमी होती है। अगर आपसे इसे पूछे कि लाल मिट्टी में क्या चीज़ का कमी आता है तो नाइट्रोजन का कमी आता है, फास्फोरस का कमी आता है एवं ह्यूमस की कमी आती है। साथ ही इस प्रकार की मिट्टी में मुख्यतः मोटे अनाज, दलहन, तिलहन व तरबूज की खेती की जाती होगी। आप सभी को पता होगा कि लाल रंग मिट्टी में किस प्रकार की खेती होती है, तो आप सभी को बताना है मोटे अनाज जैसे दलहन, तिलहन व तरबूज की खेती उपयुक्त मानी जाती है। यहाँ तक समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं, आगे है काली मिट्टी। आप सभी को काली मिट्टी के बारे में समझना है। काली मिट्टी क्या है? इसमें काली कपास मिट्टी, जिसे रेगुल तथा लावा मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है। काली मिट्टी को इसे काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं, साथ ही रेगुल मिट्टी भी कहते हैं, साथ ही लावा मिट्टी के नाम से भी जानी जाती है काली मिट्टी। आगे देख लेते हैं आगे पॉइंट। यह तीसरी सबसे बड़ा वर्गीकृत है, मतलब सबसे पहला जलोढ़ मिट्टी, दूसरी लाल मिट्टी, तीसरी में आई काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें, हमारे पूरे भारत क्षेत्र में 15% भूभाग पर पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। काली मिट्टी तीसरी सबसे बड़ा मृदा वर्ग में स्थित है। आगे पॉइंट देखते हैं कि इस मृदा का निर्माण बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थ के विखंडन के फलस्वरूप हुआ है। आप सभी से ये पॉइंट भी बन सकता है एग्जाम में कि इस मृदा का निर्माण किस प्रकार से हुआ, तो किस प्रकार से हुआ? बेसाल्ट प्रधान लावा पदार्थ के विखंडन के फलस्वरूप हुआ है। आगे देख लेते हैं, आगे है मरुस्थलीय मिट्टी। आप सभी को मैं बताऊं मरुस्थलीय मिट्टी, जो कि इस प्रकार राजस्थान भाग में देखने को आप सभी को नक्शा में बताए थे। अब समझ लेते हैं मरुस्थलीय मिट्टी क्या है। इसका विस्तार मुख्यतः राजस्थान तथा उत्तरी गुजरात, साथ ही हरियाणा के पश्चिम में, साथ ही दक्षिण पंजाब में देखने को मिलता है, जो कि मरुस्थलीय मिट्टी है। लेकिन सबसे ज़्यादा मुख्यतः विस्तार राजस्थान में है तथा उत्तरी गुजरात में है, साथ ही हरियाणा के पश्चिमी एवं दक्षिणी पंजाब में है। आगे पॉइंट देखते हैं कि यह मृदाएं वास्तव में बलुआई मिट्टी है। मरुस्थलीय मिट्टी वास्तव में क्या है? तो बलुआई मिट्टी है, जिसमें लोहा व फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होती है। मरुस्थलीय मिट्टी में क्या? लोहा एवं फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में होती है, किंतु इसमें पोटास, फास्फोरस व चूने की कमी होती है। आप सभी को यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बनती है कि मरुस्थलीय मिट्टी में क्या पाई जाती है और क्या नहीं पाई जाती है। तो मरुस्थलीय मिट्टी में फास्फोरस पर्याप्त मात्रा में एवं लोहा पर्याप्त मात्रा में होती है, परंतु पोटास, फास्फोरस व चूने की कमी होती है। अगला पॉइंट लेते हैं कि इस मृदा में सिंचाई के द्वारा मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन पैदा किए जाते हैं। इस मृदा में सिंचाई के द्वारा मोटे अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, दलहन पैदा किए जाते हैं। अगला देख लेते हैं, अगला मिट्टी है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या है? इसमें क्या पाया जाता है, सारा विवरण देखते हैं। पर्वतीय मिट्टी जो है, इसका विस्तार कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक यह नवीन तथा अविकसित मृदाएं हैं। जो पर्वतीय मिट्टी है, इसका विस्तार कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक है। यह नवीन तथा अविकसित मृदाएं हैं। अगला पॉइंट है पहाड़ी ढलानों पर होने के कारण इस मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। पहाड़ी ढलानों पर जो मिट्टी होती है, उसी के कारण मिट्टी में बागानी कृषि की जाती है। यह मिट्टी अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है। जो पहाड़ी मिट्टी होती है, यह मिट्टी अपरदन की समस्या से प्रभावित होती है। साथ ही इनमें जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। पहाड़ी मिट्टी में जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, किंतु पोटास, चूना व फास्फोरस का अभाव होता है। पोटास, चूना एवं फास्फोरस की अभाव होती है, लेकिन प्रचुर मात्रा में क्या पाई जाती है? तो जीवाश्म प्रचुर मात्रा में पाई जाती है।
आगे देख लेते हैं लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी क्या है और इसका क्या प्रमुख है। देखिए लेटेराइट मिट्टी की बात करें, जो कि चौथा सबसे बड़ा मृदा वर्ग में स्थित किया गया है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी चौथा सबसे बड़ा मृदा है, जो कि 3.7% भूभाग पर स्थित है लेटेराइट मिट्टी। यह मिट्टियाँ सहदाई राजमहल पहाड़ियों उड़ीसा तट, शिला पठार जो कि मेघालय में है, तथा मिकिर पहाड़ियाँ असम में पाई जाती है। सर्वाधिक विस्तार केरल में है। लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो सर्वाधिक विस्तार केरल में है, लेकिन साथ साथ जो कि राजमहल पहाड़ियाँ उड़ीसा में हैं, तट के स्थित है, जो कि शिलांग पहाड़ियाँ मेघालय में, तथा मिरिकी पहाड़ियाँ जो कि असम में है, यहाँ भी पाया जाता है। लेकिन लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो सर्वाधिक कहाँ, केरल में पाई जाती है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। लेटेराइट मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अधिक वर्षा के फलस्वरूप निक्षालन क्रिया द्वारा इस मृदा में बालू व चूने का अंश रिस कर नीचे चले जाते हैं तथा मृदा के रूप में लोहे एवं एल्युमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। साथ ही इससे नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा ह्यूमस की कमी होती है। जो कि क्या चीज़ का कमी होता है, नाइट्रोजन, पोटास, चूना तथा ह्यूमस की कमी होती है। साथ ही यह कम उर्वरता वाली मिट्टी है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें चाय, कहवा, रबड़, सिनकोना तथा काजू की खेती की जाती है। यह कम उर्वरता वाली मिट्टी है, किंतु उर्वरकों के प्रयोग से इसमें क्या उपजाया जाता है, चाय, कहवा, रबर, सिनकोना तथा काजू आदि खेती की जाती है। आगे देख लेते हैं। इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सर्वाधिक होती है तथा यह मिट्टी गीली होने पर काफ़ी चिपचिपा हो जाती है तथा सूख जाने पर सिकुड़ने के कारण यह लंबी तथा गहरी दरारें पड़ जाती हैं। साथ ही इस मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र जो कि सबसे ज़्यादा है, दक्षिण पूर्व गुजरात में, फिर पश्चिमी मध्य प्रदेश फिर कर्नाटक में है। साथ ही इस मिट्टी के काला होने का मुख्य कारण क्या है कि इसमें लोहा एवं एल्युमिनियम के मैग्नेटाइट यौगिक आदि की उपस्थिति होती है। साथ ही इसमें लोहा, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा चूने की अधिकता होती है तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। एल्युमिनियम, मैग्नीशियम तथा चूने की अधिकतम होती है एवं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। साथ ही इसमें उर्वरकता अधिक होती है, अतः जड़दार फलें कपास, तिलहन, सोयाबीन, तूर खेती के लिए उपयुक्त होती है। तो आप सभी को सारा मिट्टी जितने भी 8 प्रकार की हमारे देश में जो वर्गीकृत की गई है, 8 प्रकार की मिट्टी का विवरण हम डिटेल से कर दिए हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को ज़्यादा एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल हुआ होगा। तो प्रिय स्टूडेंट, न्यू हो चैनल सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबा देना और वीडियो को शेयर भी कर दो, ज़्यादा फैला दो। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जब तक जय हिंद। साथ ही PDF टेलीग्राम में मिल जाएगा। ये PDF टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर डाउनलोड कर सकते हो ये PDF और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। थैंक यू।